क्राइम की सच्ची कहानी सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है शहर मुंबई से। और ये अपराध हुआ था एक लड़की के साथ। और इसमें जब अपराधी पकड़ा गया तो उसे फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन बाद में वो बच गया। क्या है ये पूरा मामला, मैं इस समय आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है प्रीति राठी की। प्रीति राठी जो दिल्ली की रहने वाली थी और जिसके बड़े ऊंचे सपने थे कि वो सरकारी नौकरी करे भारतीय सेना के साथ, और उसका ये सपना पूरा हो भी गया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जैसे ही उसका ये सपना पूरा होगा वैसे ही उसका एक ऐसा पुराना रिश्ता सामने निकल कर आएगा जो उसकी पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। कहानी शुरू होती है 1 मई 2013 के दिन, 1 मई 2013। ये वो दिन जब प्रीति राठी अपने सपने पूरे होने की खुशी में दिल्ली से मुंबई आने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से मुंबई आ रही है वो एक ट्रेन से, जिसमें उसके साथ हैं उसके पिता, उसके चाचा और चाची। ये 3 लोग उसे मुंबई में विदा करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उसकी मुंबई में भारतीय नौसेना में नौकरी लग गई है। वो आईएनएस विक्रांत पर तैनात होने वाली है बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट, क्योंकि उसने नर्सिंग की परीक्षा पास कर ली है। ये खुशी काफ़ी थी उस परिवार के लिए कि उनके घर की बिटिया न सिर्फ देश की सेवा करेगी बल्कि उसका अपना सपना भी पूरा होने जा रहा है, सपना सरकारी नौकरी करने का। अब घटना के दिन पर आ चुके हैं हम। 1 मई 2013 वो ट्रेन पकड़ती है, ट्रेन में बैठती है। ट्रेन में काफ़ी भीड़ है, लेकिन एक अजीब सी चीज़ होती है उस ट्रेन में। उस ट्रेन में भीड़ तो है ही, साथ ही एक लड़का है जिसने अपने सिर पर, चेहरे पर पूरी तरह से गमछा लपेटा हुआ है। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही हैं और वो बार बार टकटकी लगाकर देखे जा रहा है प्रीति राठी को। प्रीति राठी के घर वालों को भी ये बात थोड़ा ठीक नहीं लगी कि न जाने कौन है, एक तो अपना चेहरा ढके हुए है और हमारी बेटी को देखे जा रहा है। खैर, 1 मई का दिन ट्रेन में गुजर गया। शाम को ट्रेन चली थी दिल्ली से। 2 मई की सुबह ट्रेन पहुंचती है बांद्रा स्टेशन पर मुंबई के, और ट्रेन से उतरने के बाद जो प्रीति राठी के चाचा चाची और पिता हैं वो थोड़ा तेज़ कदमों से चल रहे हैं। प्रीति थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही है, सफ़र से थक गई है, इसलिए वो धीमे कदमों से चल रही है। अचानक प्रीति को एहसास होता है कि उसके कंधे को किसी ने छुआ है, और जब वो पलटती है तो उसके चेहरे पर कुछ डाल दिया जाता है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एसिड है। और उसके बाद प्रीति चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। प्रीति की चीख सुनकर कुछ लोग जो उसी ट्रेन के डब्बे से निकले थे, साथ में सफ़र करके आ रहे थे, उसमें से एक नाम था सलीम शेख का। तो सलीम शेख संभालता है प्रीति को और उस लड़के को भी पकड़ने की कोशिश करता है जिसने ऐसा किया है। और ये वही लड़का है जिसने अपने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ है। उसके हाथ में हॉर्लिक्स का एक डब्बा था जिसमें 2 लीटर तेज़ाब था, जो उसने प्रीति की तरफ फेंका है, और उस फेंकने में कुछ छींटे उस लड़के के हाथ पर भी आ गए हैं। चीख सुनकर चाचा चाची और पिता पीछे की तरफ आते हैं। इधर ये सलीम शेख नाम का जो व्यक्ति है जिसने प्रीति को संभाला है, वो अपने 2 साथियों से कहता है कि जाओ पकड़ो उसे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। और उसके बाद तुरंत जो चाचा चाची और पिता हैं प्रीति के, वो प्रीति को ले जाते हैं स्टेशन मास्टर के कमरे में, जहाँ से फिर एम्बुलेंस बुक होती है। और इस सब में हुआ ये था कि जो पिता हैं और चाचा चाची हैं उनको, उनके ऊपर भी कुछ छींटे आ गए थे, क्योंकि वो ये सब कुछ सेकंड्स के भीतर हुआ कि वो आगे चल रहे थे, ये पीछे चल रही थी। अचानक से किसी ने उसको पीठ पे हाथ रखा, वो पलटी, उसके ऊपर तेजाब डाला, तब तक उसने शोर मचाया। उसके पिता और चाचा पलटे, उस तक आए। तो ये सब कुछ सेकंड्स में हुआ था, शायद 30 सेकंड से भी कम समय में सब कुछ हो गया। तो कुछ छींटे उनके पिता के हाथ पे भी थे। खैर, अस्पताल भिजवाया जाता है, और अस्पताल में होता यह है कि भाभा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भिजवाया जाता है उसके पिता, चाचा और चाची को, और इसे एक और हॉस्पिटल में जो थोड़ा एडवांस हॉस्पिटल है, गुरु नानक हॉस्पिटल, वहाँ भिजवाया जाता है। इधर मामला पुलिस तक पहुँच जाता है, पुलिस आ जाती है, एसिड अटैक का मामला है, पुलिस केस रजिस्टर होता है। और
इस पूरे मामले में हुआ ये था कि जो चेहरा है प्रीति का वो बुरी तरह जल गया था। मतलब ये बहुत ही ऐसा अटैक था कि उसकी जान भी जा सकती थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स को पता लगता है कि इसे और भी एडवांस इलाज की ज़रूरत है, तो गुरु नानक हॉस्पिटल से भी उसे मसीना हॉस्पिटल भेज देते हैं। और कहानी में आप जानेंगे कि आगे मसीना हॉस्पिटल से भी आगे जाकर उसको बॉम्बे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। इस बीच में उसकी आवाज़ चली गई, वो बात करने लायक नहीं थी। जाहिर है कुछ छींटे उसके हलक और गले में भी गए थे और उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। इधर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और जांच में कुछ स्केच बनवाए जाते हैं, क्योंकि उस डब्बे में और भी कई लोग थे और जब ये पूरा मामला बढ़ता है तो सब लोग अपनी गवाही भी देते हैं कि हाँ एक लड़का था, तो चेहरे पे गमछा लगाए हुए। क्योंकि आप सोचिए मई महीने में गर्मी पड़ती है और गर्मी के महीने में कोई व्यक्ति अगर गमछे से अपने पूरे चेहरे को ढका हुआ है, और ये कोरोना वाला टाइम नहीं है, 2013 है, तो सबका ध्यान तो जाएगा ही। तो बहुत से लोगों ने गवाहियाँ दी और उसके बाद एक स्केच बनकर आया। अब जब स्केच बनकर आया तो क्योंकि बोलने की हालत में थी नहीं प्रीति, तो उससे पूछा गया कि कौन हो सकता है, आपको किसी पे शक है? तो उसने 3 नाम दिए, एक अंकुर, एक पवन, एक सत्यम। अब अंकुर, पवन, सत्यम में से कौन है, इसके लिए पुलिस जांच में जुट जाती है। इधर घटना के तीसरे दिन, माफ़ कीजिएगा दूसरे दिन, 4 तारीख को प्रीति की जो बहन है तन्नू, उसके फ़ोन पर पवन का फ़ोन आता है और पवन ये जानना चाहता है कि प्रीति अब कैसी है। जाहिर है ये पूरी घटना अखबारों में छपकर सब जगह पहुंच चुकी थी, तो कोई भी इस घटना से अछूता नहीं था, किसी को भी पता ऐसा नहीं था कि नहीं पता हो। सब जानते थे कि प्रीति राठी नाम की एक लड़की जो मुंबई आई दिल्ली से, उसके ऊपर अटैक हुआ और जिसने किया वो पकड़ा नहीं गया है। अब तनु ये बात अपने पिता को बताती है कि पवन का फ़ोन आया था और वो कह रहा था कि कैसी है प्रीति। पवन के फ़ोन आने की बात अमर, जो पिता हैं प्रीति के, वो बताते हैं पुलिस को। अब पुलिस तक ये बात पहुंच जाती है कि एक पवन नाम का लड़का है जिसका नाम प्रीति ने भी लिया था और उसने उसकी बहन को फ़ोन करके हालचाल पूछा है। कहानी में काफ़ी मोड़ आने वाले हैं, इसलिए आप ये मत सोचिए कि कहानी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब पवन की तलाश पुलिस शुरू करती है। पवन को अरेस्ट कर लिया जाता है और पवन से पूछताछ शुरू होती है। पवन अपनी बातचीत में ये कहता है कि मैं इसमें किसी भी तरीके से शामिल नहीं हूँ, मैं तो कंसर्न था, मेरी दोस्त है इसलिए मैंने पूछा और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और पवन हर तरह से ये साबित करना चाहता है कि भाई घटना के वक्त मैं वहाँ नहीं था। अच्छा, पुलिस इस बात पर जांच नहीं कर पाती है। बाद में प्रीति के पिता इस बात को साबित करते हैं कि घटना के वक्त पवन रोहतक में था, मुंबई में था ही नहीं, और इसके बाद पवन को छोड़ दिया जाता है। इस बीच अभी भी क्योंकि सामने कुछ आया नहीं है, सिर्फ एक एसिड अटैक हुआ है, एक लड़के ने किया है, जिस 3 लड़कों के नाम आए उनमें से एक ने तो खुद ही फ़ोन कर दिया, और वो जो एक था फ़ोन करने वाला वो तो रोहतक में था, तो वो हो नहीं सकता। अब बाकी के बचे 2 लोग कौन हैं, सत्यम और अंकुर। पुलिस अब प्रीति के रिश्तेदारों से बातचीत करना शुरू करती है और ये कहती है कि आप हमें सारी बातें खुलकर बताइए। तो एक रिश्तेदार ये बात बताता है कि प्रीति से शादी करना चाहता था उसी के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का अंकुर पवार, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। पहली बात तो ये कि उसके पास नौकरी नहीं थी और दूसरा प्रीति उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थी। अब ये बात निकल कर आती है कि अंकुर को पकड़ा जाना चाहिए क्योंकि अंकुर हो सकता है। इसके बाद अंकुर की तलाश शुरू होती है और अंकुर को कुछ समय बाद पकड़ लिया जाता है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो पता ये चलता है कि अंकुर उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। अब ये साफ हो जाता है कि अंकुर ही वो शख्स है। इस बीच 1 महीना बीतता है और 1 महीना बीतते बीतते यानी 1 जून की तारीख आ जाती है 2013 में, और इस दिन प्रीति दम तोड़ देती है और ये केस और भी बड़ा बन जाता है। अभी तक तो एसिड अटैक विक्टिम थी प्रीति, लेकिन अब मृतका भी हो जाती है। पूरे देश में सनसनी मच जाती है कि क्या हो गया। उधर अब अंकुर से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। अंकुर जब पुलिस के साथ जब भी आता है मीडिया के सामने, वो विक्ट्री साइन दिखाता है, वो खुद को बहुत खुश दिखाता है, वो खुद को बिल्कुल ऐसा दिखाता है कि उसे कोई अफसोस नहीं है, और वो मान भी लेता है कि उसने ऐसा किया, और वो कह भी देता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उसे खुश नहीं देखना चाहता था, वो मुझसे शादी
करने के लिए इनकार कर चुकी थी और उसके पास नौकरी भी थी। मैं उससे बहुत जेलस था कि एक तो मुझसे शादी करने से मना कर दिया, दूसरा इसके पास सरकारी नौकरी भी है, अब ये सरकारी नौकरी ज्वाइन करने जा रही है, मेरे से किसी अच्छे लड़के से शादी करेगी। मेरे घर वाले मुझे ताना देते हैं, ना तो मुझे मनपसंद लड़की से शादी का मौका मिल रहा है, ना ही नौकरी मिल रही है। तो मुझसे काफ़ी चढ़ा हुआ था और इसीलिए मैंने इस वारदात को अंजाम दिया। केस यहीं पर रुका नहीं, क्योंकि अब पुलिस को बहुत चीज़ें साबित करनी थी। पहली बात तो ये कि वो तेज़ाब आया कहाँ से, इसकी पड़ताल होती है तो पता ये चलता है कि अंकुर पवार ने ये एक तेजाब बेचने वाली दुकान से झूठ बोला था कि वो अपनी बैटरी का काम शुरू कर रहा है, इसलिए उसे तेजाब का सैंपल चाहिए, और वो अपने लोकली एक दुकानदार से वो तेजाब ये झूठ बोल कर लाया था कि मेरा बैटरी का काम शुरू हो रहा है, और वो सैंपल था जिसका इस्तेमाल उसने प्रीति के चेहरे पे किया। उसने ये भी बताया कि वो तो ट्रेन में ही उस पर तेजाब डालना चाहता था, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी और उसे मौका नहीं मिल रहा था। उसका प्लान ये था कि ट्रेन में ही तेजाब डालकर वो मौके से फ़रार हो जाए। और कुछ लोगों ने फिर बाद में कहा भी कि हाँ, ये 4 बजे के करीब, सुबह 4 बजे, ये जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो बाथरूम होता है उसके बाहर खड़ा हुआ था बहुत देर तक। तो कुल मिलाकर उसकी इस तरह की प्लानिंग थी। मामला सेशन कोर्ट पहुंचता है, चार्जशीट फाइल होती है और उसे सजाए मौत दी जाती है, फांसी की सज़ा। और कहा यही गया था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का है, क्योंकि लड़की ने तो सिर्फ शादी से मना किया था और उसने उस लड़की की जान ले ली, वो भी इतनी बुरी तरह से। और लड़की अपना सपना पूरा करने जा रही थी, एक काबिल अफसर बनती वो हमारे सेना की। इसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है और हाई कोर्ट में उस लड़के को, अंकुर पवार को, उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से फांसी की सज़ा तो हो गई थी, लेकिन बाद में कैद की सज़ा में तब्दील हो गई। और अंकुर के बारे में हमेशा एक बात कही गई कि सुनवाई के दौरान वो जब जब अदालत में आया, उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, वो हंसता रहता था, वो मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाता था, और उसके चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई अफसोस था, बल्कि उसे लगता था उसने वही किया जो उसे करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि ये जो जलन और जेलसी की भावना है, ये हमारे अंदर के उस राक्षस को जगा देती है जिसको शायद हमने भी पहले कभी देखा नहीं होता है। और हमारे लिए भी हैरानी होती है कि क्या हमारे अंदर एक इतना बुरा राक्षस बना बैठा है। मतलब एक शख्स जो शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, उसके साथ ज़िंदगी बनाना चाहता है, उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी देखता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की मना कर देती है, तो इसलिए वो उसकी जान ले लेता है, उसके चेहरे पर तेज़ाब डाल देता है, और इतनी बुरी तरह तेज़ाब डाला जाता है कि वो बचती ही नहीं है। 1 जून को जब उसकी मौत होती है, उसकी मौत का कारण उसके दिल की धड़कनों का रुक जाना बताया था। यानी उसके ऊपर इस आघात का इतना असर हुआ था कि वो फिर कभी उससे उबर ही नहीं सकी, ना तो शारीरिक रूप से, ना ही मानसिक रूप से। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे से जेलसी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, और ईर्ष्या के चलते वो एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते भी हैं, बुरा कहते भी हैं, बुरा चाहते भी हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप सबसे बड़ा अन्याय अपने खुद के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि आप खुद को एक राक्षस बना रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर का राक्षस निकलकर कब सामने आ जाता है। आज प्रीति राठी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने सपना देखा था भारतीय सेना में नौकरी करने का, उन्हें वो मौका मिल भी गया था, वो बस ज्वाइन करने ही वाली थी कि उससे पहले यह हादसा हो जाता है। एक माँ बाप से उनकी लाडली बिटिया छिन जाती है, एक समाज से एक काबिल अफसर जो हो सकती थी वो छिन जाती है। और हमें इससे पूरा ये सबक मिलता है कि जो जेलसी, ईर्ष्या की भावना है, इससे हमें कोसों दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमें अंदर ही अंदर एक इंसान से हैवान बना देती है। मेरी कोशिश है आगे भी मैं इस तरह की कहानियाँ आपको सुनाता रहूं। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना इनरोलमेंट नहीं कराया है स्टोरी टेलिंग कोर्स के लिए या जर्नलिज्म के कोर्स के लिए, और आप जानना और समझना चाहते हैं कि स्टोरी टेलिंग कैसे आप भी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने इसके लिए कोर्स शुरू किया है। और ये कोर्स आपको utreels.com, ये जो वेबसाइट है, इस पर मिल जाएगा। इस पर आप जाएंगे, खुद को इनरोल करेंगे, और आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों, आप घर बैठे ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिकॉर्डेड सेशंस आप तक पहुँच जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नए साल की शुरुआत आप कुछ नया सीख कर करिए। और मैं खुद चाहता हूं, तहे दिल से चाहता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं वो भी उतने ही अच्छे स्टोरी टेलर बने। भले ही आप YouTube पर वीडियो बनाएं या ना बनाएं, लेकिन हाँ, आप कम से कम अपनी कहानियां तो खुद कह पाएंगे। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों का utreels.com पर, जहां आप खुद को एनरोल भी कर सकते हैं और मेरे कोर्स को आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ कॉम्बो ऑफ़र भी है, डिस्काउंट्स भी हैं, बहुत कुछ है। जाकर देखिए, आप
उसके बाद फैसला कीजिए। और आप कोई भी क्यों ना हो, आपकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन क्यों ना हो, आप बस एक एडल्ट होने चाहिए। 18 साल से अगर आपकी उम्र ऊपर है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, हाउसवाइफ्स के लिए भी, रिटायर्ड पर्सनस के लिए भी। आप ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोर्स आपको आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो इंतज़ार रहेगा मुझे, और आगे भी इसी तरह की और कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ज़्यादा आपका सहयोग हमें हमेशा से मिलता रहा है। उम्मीद है आगे भी इसी तरह आप अपना प्यार बनाकर रखेंगे।